Raj Educational World by Neil Raj. बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बात करें। स्थिर वैद्युतिकी में भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश के स्थित अवस्था के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवेश के हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, ऐतिहासिक यानी आवेश के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो लगभग 2500 ईस्वी पहले, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे थेल्स। उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था। उन्होंने अंबर को ऊन से रगड़ा तो देखा कि दोनों में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण आ गए। इसी प्रयोग को डॉक्टर गिलबर्ट ने दोहराया और उन्होंने कहा कि यह गुण इसलिए आते हैं कि वस्तुओं में एक आवेश आ जाता है और वो वैद्युतमय हो जाती हैं तथा इस गुण को वैद्युत कहा। फिर डॉक्टर गिलबर्ट के पश्चात फ्रैंकलिन ने आवेश को बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। किसने? फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब आवेश है क्या कि किसी वस्तु में वह गुण या वह कारक है जो उसमें किसी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर दे या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर दे। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश के बारे में हम लोगों ने बताया कि फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है और हम लोग जानते हैं यह दो प्रकार के आवेशों में एक गुण होता है कि सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विजातीय आवेश मतलब विपरीत आवेश सदा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आवेश के बारे में ये बात बताई गई कि अगर दो आवेश समान हैं, जैसे धन या धन आवेश, ऋण आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, जबकि विपरीत आवेश धन आवेश ऋण आवेश को क्या करेगा? अपने तरफ आकर्षित करेगा। आवेशों के बारे में जब हम लोगों ने आगे पढ़ा तो बताया आवेशों का एक सिद्धांत आता है जिसे हम लोग कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो आवेशों का क्वांटीकरण यह कहता है, आवेशों का क्वांटिनाइजेशन यह कहता है कि प्रकृति में जो सबसे छोटा आवेश है वह ई है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो ई का पूर्ण गुणज होगा। क्या कहता है कि सबसे छोटा आवेश, प्रकृति में जो सबसे छोटा आवेश है वो क्या है? ई है। अतः किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो ई का पूर्ण गुणज होगा। मतलब क्या है समझिए कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारे मार्केट में इस समय सबसे छोटा सिक्का जो अवेलेबल है या पाया जाता है वो क्या है? 1 रुपए का सिक्का है। तो अगर हम किसी को पैसा देंगे तो वो 1 रुपए का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। यानी 2 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 6 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, मगर कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। कभी हम किसी को 1.5 रुपए नहीं दे सकते क्योंकि सबसे छोटा सिक्का क्या है? 1 रुपए का है। हम आधा रुपए या 50 पैसे कहां से लाएंगे जब वो अवेलेबल ही नहीं। उसी प्रकार जब सबसे छोटा आवेश क्या है? ई है। तो किसी भी वस्तु पर दिया गया आवेश ई हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, मगर 1.5 3/2 ई नहीं हो सकता।
या 5/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या होगा? जब भी होगा क्या होगा? ई का पूर्ण गुणज, मतलब ई सबसे छोटा है तो ई के गुणे में होगा, ई में पूर्ण संख्या का गुणा किया जाएगा। 2e 4e 6e 10e हो सकता है। क्यू बराबर 1.5 ये नहीं हो सकता। जैसे हमने बताया कि किसी मार्केट में अगर 1 रुपए का सिक्का अवेलेबल है तो हम किसी को 2 रुपए दे सकते हैं, 4 रुपए दे सकते हैं, 6 रुपए दे सकते हैं, मगर 1.5 रुपए नहीं दे सकते, क्योंकि हम वो आधा रुपए कहां से लाएंगे जब सबसे छोटा अवेलेबल सिक्का क्या है? 1 रुपए है। तो ये क्या कहलाता है? आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। इसे हम गणितीय रूप में लिखते हैं Q बराबर NE, जहां n इक्वल टू 1 2 3 4 and so on, but n does not equal to 1/2 3/2 5/2 ये या 1.5 या 0.5 नहीं हो सकता। बात समझ में? तो अगर हम लोग कहें, अच्छा हम लोग आगे क्वांटीकरण में ये भी जानेंगे, ई का मान हम लोगों को मालूम है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, वो भी माइनस। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है क्या होता है? -1.6 गुणित 10 घाते -19 कूलाम। अगर हम लोग आवेश के बारे में आगे बात करें तो आवेश का मात्रक हम लोग देखेंगे। आवेश का मात्रक पे बात करेंगे। आवेश के मात्रक में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे MKS या SI पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, इसी को हम लोग कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस 1 कूलाम का मान अगर हम स्टेट कूलाम में बदलें 3 गुणित 10 घाते 3 ESU, ठीक है? ये हम लोग इसको मान को ध्यान रखें। अब हम लोगों से कहे एक क्वेश्चन अगर वो करे कि एक गेंद पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पे आवेश की मात्रा तथा आवेश की प्रकृति बताइए। क्या कह रहा है कि एक गेंद पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पे आवेश की मात्रा तथा आवेश की प्रकृति बताइए। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने सवाल बोला कि एक गेंद पर क्या है बेटा? 500 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू दे दिया है 500। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको मालूम है 500 गुणते 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। गुणा करेंगे 16 पंजे 80, ठीक, 8 और 2 जीरो हटा देंगे 10 घाते ये आएगा। इस प्रकार आप एक बार अगले साल क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि किसी तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्या पूछा था कि किसी भी तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो किसी स्थान से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएंगे। क्या है समझते हैं। 1 एम्पियर की धारा का मतलब है बेटा कि 1 सेकंड में कितना? Q बराबर I बराबर Q/T, और कह रहा है कि 1 सेकंड में कितना है? 1 कूलाम आवेश बह रहा है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश। और हम लोगों को क्या निकालना है कि n, तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E, और n का मान हम लोग निकालेंगे। ये Q का मान 1 कूलाम है और इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बराबर आएगा
6.25 गुणित 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड किसी स्थान से प्रवाहित होंगे। तो हम लोगों ने देखा कि आवेशों का क्वांटीकरण, इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पे हम लोगों ने बात की। आगे हम लोग बात करेंगे कि आवेशों के क्वांटीकरण, आवेशों को हम लोग कैसे उत्पन्न करते हैं। तो उसमें हम लोग 3 विधियां पढ़ेंगे। पहला है घर्षण विधि द्वारा, दूसरा है अन्योन प्रेरण द्वारा। तो इन विधियों को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आवेश, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तथा विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आगे हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कूलाम का नियम। क्या पढ़ना है, कूलाम का नियम। चलिए कूलाम के नियम के बारे में हम लोग बात करते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम क्या कहता है, ये बात। कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल सदैव आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो कूलाम का नियम क्या कह रहा है कि किसी भी दो आवेशों, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों, याद रखिएगा बेटा, पहले बात तो कूलाम का नियम तभी लगेगा जब दोनों आवेश क्या हो, स्थिर आवेश हो। स्थिर आवेश मतलब दोनों चल नहीं रहे होना चाहिए। अगर दोनों चल रहे हैं, मोशन में है, गति अवस्था में है, तो कूलाम का नियम नहीं लगने वाला है। दूसरी बात, दोनों क्या होने चाहिए, बहुत छोटे आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए, तभी कूलाम का नियम लगेगा। अगर आवेशों का आकार बहुत बड़ा है तो वहां पे भी कूलाम का नियम नहीं लगेगा और कूलाम के नियम से हम उनके बीच का बल नहीं निकाल सकते। तो जब भी हम लोग इसको बोलेंगे, इस नियम को बोलेंगे, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू, अगर हम लोग बात करें Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि जब भी अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब होता है कि अगर बेटा इस Q1 Q2 का गुणनफल का मान बढ़ाया जाए तो क्या होगा, F का मान उसी अनुपात में बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब जिस अनुपात में इनके गुणनफल का मान बढ़ेगा उसी अनुपात में F का भी मान बढ़ेगा। जिस अनुपात में इनके दूरी के बीच का वर्ग बढ़ेगा उस अनुपात में बल का मान क्या होगा, घटेगा। या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इसी को आगे ले चले बेटा तो हम लोग अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, हमेशा क्या मिलता है, एक कांस्टेंट। इस k का मान हम लोग जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0। तो यह बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे हम लोग जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणते 10 घाते 9, और हम लोग बात करेंगे मात्रक का तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। अच्छा चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने इस एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकाला है। देख लीजिए एक बार कैसे हम लोग मात्रक देखेंगे। 1/4 एप्सिलॉन 0 बराबर अगर हम लोग लिखें तो बेटा F रहेगा, ये R इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, और ये Q1 और Q2। चलिए मात्रक लिखते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, R मीटर, R दूरी है तो मात्रक मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बटे कूलम, कूलम और कूलम का स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो यानी 1/4 एप्सिलॉन 0 का मात्रक हमें मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसमें एप्सिलॉन 0 क्या है, ये याद रखिएगा।
इसे हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसे क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। चलिए आज हम लोग बात करेंगे निर्वात की विद्युतशीलता होती क्या है। चलिए हम लोग बात करेंगे निर्वात की विद्युतशीलता किसे कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा निकालना है। देखते हैं कैसे हम लोग। अब हम लोग इप्सिलॉन जीरो के बारे में बात करेंगे। इप्सिलॉन जीरो के बाद में बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी हम लोगों को क्या बताना है? बीमा बताना है। चलिए तो हम लोग लिखे हैं F बराबर 1/4 इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। चलिए इप्सिलॉन जीरो निकालना है तो इप्सिलॉन जीरो इधर ले आ लें, बाकी वैसे ही रहने दें। अच्छा Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक है, एक का मान एक, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्या बीमाहीन राशि होती है। 4 भी क्या होगी? बीमाहीन राशि होगी। पाई का मान 3.14 वो भी क्या है? बीमाहीन राशि। तो ये पूरा बीमाहीन राशि है। इसकी आवेश की बीमा क्या होती है? बोलेगा कोई? 80। अच्छा इसकी भी बीमा 80 बटे एफ की बीमा होती है एम एल टी की पावर -2 इंटू आर की बीमा एल स्क्वायर। चलिए लिखते हैं ए यम ऊपर आया इनवर्स। अच्छा एल की बात बोलो, एल क्यूब हो गया, ऊपर ले आएंगे इनवर्स हो जाएगा। एम की पावर -1 एल की पावर -3। अब देखते हैं टी की पावर -2 ऊपर जाएगा टी की पावर 4 ए की पावर 2। ये क्या है? बीमा है किसकी? तो अगर आपसे कहे इप्सिलॉन जीरो की बीमा बताइए तो बड़े आराम से आप इप्सिलॉन जीरो की बीमा निकाल सकते हैं। चलिए दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, मिटा दें। चलिए इप्सिलॉन जीरो का हम लोग क्या देखेंगे? मात्रक देखेंगे। मात्रक अभी अभी हम लोगों ने इप्सिलॉन जीरो बराबर पढ़ा 1/4 इप्सिलॉन जीरो 4 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर F। चलिए लिखते हैं इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक कूलाम, 2 बार है कूलाम स्क्वायर। F का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, और इसका क्या मात्रक होगा इप्सिलॉन जीरो का? कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है चलिए अगर हम लोग अगला चीज देखें तो इसका मान देख लें। क्या देखें? मान देखें। इप्सिलॉन जीरो हम लोगों ने पढ़ा है 1/4 इप्सिलॉन जीरो बराबर 9 गुणित 10 घाते। इसी को देखते हैं इप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये इधर ले आएंगे, ये इधर ले आएंगे 1 4 इंटू 3.14 गुणित 10 घाते 9 गुणित 10 घाते 9 ये होगा। और इसको हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 8.85 गुणित 10 घाते -12। मात्रक बोल दो। कूलाम स्क्वायर न्यूटन। ये इप्सिलॉन जीरो का मान है। आगे की बात कल करेंगे बेटा।